हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और हरियाणा में मतदान होने के बाद अब सबकी निगाहें काउंटिंग पर लगी है, क्योंकि 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं और अब नतीजे आने भी कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। मगर हरियाणा की सबसे सियासी सीट के तौर पर, जो हॉट सीट के तौर पर सिरसा को देखा जा सकता है, जहां पर डबवाली की बात करें, रानिया की बात करें, एलनाबाद की बात करें और सिरसा की बात की जाए, पांचों सीटों पर कैसा आंकलन है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है। और मेरे साथ तेज हरियाणा के साथ हमारे बहुत ही अनुभवी लंबे वक्त से जो कि एग्जिट पोल पर और राजनीतिक तौर पर विश्लेषण उनका बहुत सटीक रहता है हमेशा। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक महावीर सहारण जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सर साहब, तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सर, क्या कह रहा है आपका आंकलन, आपका एग्जिट पोल? क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आ रहे थे कि महावीर जी से अब मुलाकात करवाइए, क्योंकि लोगों की नब्ज अभी भी टिक नहीं रही है। लोग उस इंतजार की घड़ी को अभी तक बहुत लंबे से देख रहे हैं कि पता नहीं कब 8 अक्टूबर आएगी, कब सुबह होगी, लेकिन उससे पहले ही हर कोई जान लेना चाहता है कि कहाँ पे कौन जीत रहा है। देखो, सिरसा जिला में तो स्थिति कुछ सीटों पे तो क्लियर है। हम्म। जैसे अभी हम बता दें मोटा मोटा जो है कालांवाली। हम्म। कालांवाली में तो कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर रही है। हम्म। और दूसरी सिरसा विधानसभा, वहां पर भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को एज हासिल है गोपाल कांडा के मुकाबले गोकुल सेतिया को। अच्छा उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लोगों में जिस तरह की है मतलब। और उसके बाद में जो तीसरी सीट है रानिया। रानिया के अंदर भी जो है मेरे को लग रहा है इनेलो वहाँ पे जीत दर्ज कर कर रही है। लेकिन मुकाबला वहाँ पर भी तिकोना हो गया था। और जो रणजीत सिंह शुरुआती दौर में काफ़ी पिछड़े हुए थे, इन्होंने जो है लास्ट टाइम आते आते उन्होंने अपने इलेक्शन को बहुत ऊंचा किया है। और वो मुकाबले में रणजीत सिंह जी रहने वाले हैं और फाइट दे रहे हैं अच्छी। लेकिन थोड़ा अपर हैंड जो है वो। और एलनाबाद में जो है क्योंकि सीधा मुकाबला था और अभय सिंह ज़्यादा यहाँ पर टाइम, क्योंकि पूरे प्रदेश में वो घूमे और यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। और वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो बहुत फंस गए हैं। तो जो चुनाव का जो मतदान का जो ट्रेंड देखे उससे पूरा ये लग रहा था कि वो शुरुआत में तो वो आसान से जीत दर्ज करेंगे और धीरे धीरे उनका जो चुनाव है वो पिछड़ता चला गया। और पोलिंग कुछ भीतरघात हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पे वहाँ पे हुई है। और भीतरघात अगर जिस तरीके से रिपोर्टें मिल रही हैं, जो आवाज़ आ रही है, तो मेरे को ये लगता है अभय सिंह चुनाव हार सकते हैं। और अब डबल जो सीट है, डबल सीट पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। और तमाम जो लोग हैं इसके, जो भी सियासत के जानकार हैं, किसी ने भी जो है पहले जेजेपी का वैसे तो पूरे प्रदेश में कहीं कुछ मेरे को नज़र नहीं आया। अकेली ये सीट है डबल की, जहाँ पे वो मुख्य मुकाबले में मैं शुरुआत से ही मान रहा था। लेकिन आमतौर पे ये समझा गया कि मुकाबला जो है सीधा कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में है। लेकिन चुनाव आते आते और मतदान के दिन तो बिल्कुल ही तिकोना जो है हर आदमी की जुबान पे है कि डबल के अंदर मुकाबला बड़ा कड़ा है और तिकोना है। और जो कांग्रेस पार्टी को जो भारी भरकम एज शुरुआत के अंदर थी, वो मेरे ख्याल में तो एज खत्म हो गई है। और हरेक का किसी के लिए इसके बारे में कोई दावा करना मैं नहीं समझता कि कोई आसान होगा कि क्लियर कोई कह दे कि या कांग्रेस जीत रही है या इनेलो जीत रही है या जेएनपी जीत रही है। बहुत ही कड़ा मुकाबला डबल की सीट पर है। ठीक है सर साहब, जिस तरीके से डबवाली हॉट सीट पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 2-2.5 मिनट में हमारे दर्शकों को हम 10-12 मिनट में ही पूरी 500 सीटों का विश्लेषण दे देंगे। और ये हमारा आंकलन है, कोई फाइनल नहीं है। बाकी फाइनल नतीजे तो ईवीएम जब खुलेगी तभी पता चलेगा। डबवाली में जैसे सर 3 सबसे बड़े चेहरे हैं। हरियाणा की हॉट सीट यहीं से बन गई जब दिग्विजय चौटाला की एंट्री यहाँ पर हो गई थी। आदित्य चौटाला ने जब पाला बदला भाजपा को छोड़कर वो आईएनएलडी में आई। और उधर से अमित सिहाग, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अमृत वड़िंग, राजा वड़िंग, तमाम जो बड़े लीडर हैं वहां पर उनके लिए ठहरे और उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी की एंट्री, और ओपी चौटाला ने खुद आईएनएलडी के लिए प्रचार किया। तो मतलब बहुत हर तरीके से स्टार प्रचारकों को बुलाया गया यहाँ पर। आपको क्या लगता है, चौटाला परिवार के बीच में सबसे बड़ा मुकाबला है? पंजाबी बैट से 2 चेहरे, बलदेव सिंह मांगियाना है और कुलदीप सिंह गदराना है। क्या सिनेरियो देखते हैं सर पांचों को मिलाकर? देखो, मुकाबला तो इन तीनों में ही है। और गदाना और जो मांगाना है, मांगाना तो मैं 5 नंबर में मान रहा हूँ। इनका तो कोई प्रचार बीजेपी ने सब अंडरस्टैंडिंग ही मान लो, बीजेपी की इनेलो के साथ थी। और जो है बीजेपी ने
प्रत्याशी भी उस तरीके से उतारा कि जो पंजाबी बेल्ट में डेंट कर सके कांग्रेस को, ये मेरा मानना है। और लेकिन वो उनका प्रचार कोई उन्होंने नहीं किया, और कोई रैली वगैरह भी कोई इन्होंने जनसभा भी बीजेपी ने यहाँ पर नहीं रखी। उसके बाद में लास्ट टाइम में जो डेरा सच्चा सौदा ने जिस प्रकार समर्थन दिया, तो बीजेपी को समर्थन था प्रदेश में मान लो, तो यहाँ पर क्योंकि इनेलो के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए इनेलो के साथ तो उनका कुछ बनता नहीं है, इन्होंने यहाँ पे इनेलो को समर्थन दिया। इससे भी आप उस अंडरस्टैंडिंग पर मोहर लगा सकते हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी तो आप बिल्कुल मत मानो कहीं भी ठहरता है। और जो आप पार्टी के कुलदीप गधराना, उन्होंने चुनाव अपना अच्छा लड़ा, क्योंकि साथ लगते पंजाब के अंदर आपकी सरकार है और आपके काफ़ी खुद केजरीवाल भी यहाँ आए, इसके अलावा आपके काफ़ी मंत्री या एमएलए उन्होंने उनका प्रचार को यहाँ पे किया, और उनका भी ज़्यादा जो प्रभाव जो है वो पंजाबी बेल्ट में देखने को मिला। और वो भी एक किस्म से मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के लिए वो जितने वोट ले जा रहे हैं वो, क्योंकि वो पूर्व में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और विगत लोकसभा चुनाव में आपका कांग्रेस पार्टी से समझौता था, तो वो जो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ था और उनका एक हिस्सा उन्होंने वो लेके गए हैं, और वो ठीक ठाक वोट मेरे ख्याल में ले जा रहे हैं। खास करके पंजाबी बेल्ट में तो उनका प्रचार भी ठीक था और उनको रिस्पांस भी ठीक मिला। बागड़ी बेल्ट में अवश्य जो है वो कहीं कहीं जो उनको आम गांव में 50-20-50-100 वाली स्थिति थी, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है वो 10,000 प्लस वोट वो ले जा रहे हैं, और वो सारा डेंट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जो कांग्रेस को डेंट दे रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को ही डेंट दे रही है, लेकिन बीजेपी कोई नहीं कह सकते कोई ज़्यादा उनको कोई वोट पंजाबी बेल्ट में ऐसा कोई मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसी को डेंट करिए, बीजेपी तो मेरे ख्याल में 5-7 हज़ार वोटों पे जाके सिमट जाएगी। तो सर साहब कैलकुलेट चाहूंगा, तीनों में आप कह रहे हैं कि तिकोना मुकाबला है, तो आपको क्या लग रहा है, कुछ थोड़ा बहुत एज कांग्रेस को मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि बहुत क्रूशियल कंडीशन में है, मतलब बहुत नजदीकी मामला होने वाला है? देखो, प्रचार जो हुआ, प्रचार में तो जो जेजेपी ने जो प्रचार किया, इसके प्रत्याशी ने प्रचार किया, वो मेरे ख्याल में एक डांडिया छोड़कर पूरे प्रदेश में वो कहीं नहीं गए। उनकी पार्टी ने हालांकि लगभग 90 या 85 उनका जो समझौता था जो है आजाद समाज पार्टी से, उसको मिला के वो उनके प्रत्याशी थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं गए डांडिया के अलावा। और उन्होंने विगत 3 महीनों से प्रचार उन्होंने किया हुआ था, और वो जियो से चले थे, क्यों 8-8.5 हज़ार वोट लोकसभा चुनाव में उनको मिले थे। उनका कोई बड़ा नेटवर्क भी नहीं था, उनका एक हिस्सा जो इनेलो से टूट के उनके साथ जुड़ा हुआ था, कुछ गाँव में जो कार्यकर्ता सक्रिय इनेलो के थे वो उनके साथ जुड़े थे। सभी गाँव में ऐसा नहीं था कि वो उसमें बराबर समान रूप से उनके पास कार्यकर्ताओं की वहाँ पे कमी थी, लेकिन उन्होंने 3 महीने में इतना जबरदस्त प्रचार किया, उन्होंने दूसरे प्रत्याशियों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, और एक नई तरह की परंपरा जो है वो यहाँ पे शुरू हुई कि काम अब प्रत्याशी से उम्मीद करता है, लोग मांग डिमांड करते हैं, कहते हैं कि चुनाव होंगे, सत्ता में आएंगे, फिर आपका ये काम करेंगे। लेकिन उन्होंने तो एक नई परंपरा डाल दी, अब आगे के चुनाव में वो परंपरा का कई प्रत्याशियों को आगे नुकसान होगा, क्योंकि लोग वैसी अपेक्षा करेंगे। तो उन्होंने तो कह दिया कि आज ये काम उन्होंने बताया कि होगा, कल अगले दिन से वो काम शुरू, ऑन द स्पॉट अगले दिन से काम शुरू, और वो 3 दिन में काम हो गया। चाहे कहीं शेड बनवाना था, कहीं कोई लाइब्रेरी बनानी थी, कोई हिल स्टेशन का काम था, कोई पाइपलाइन डालनी थी, बिजली जो गाँव के यहाँ, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा डांडियाँ हैं, डांडियों के अंदर बिजली की भी समस्या रहती है, नहीं और पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा रहती है। कई सालों से लोगों को पानी जो है वो नहर पानी की डिग्गी में डाल के वो पीने का काम चलाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन अब कैसे किस फंड में, ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उन लोगों का काम हुआ। और इनकी वजह से उसके बाद में उनको इतना अग्रेसिव प्रचार, लास्ट के 10 दिन में रात को उन्होंने वहीं गांव में स्टे करना, वहीं रुकना, 11-12 बजे तक, सुबह उठ के उसके बाद में 4-5 बजे किसी के घर में वहाँ खाना खाना, सुबह वहाँ किसी चाय पीनी, बच्चों के साथ खेलना, और उसके बाद में 9-10 बजे तक तो वो अपना एक प्रचार का वो पूरा कर लेते थे, और दूसरे प्रत्याशी जो 10 बजे उठ के प्रचार शुरू करते थे, तो रात को 11 बजे से लेके 10 बजे तक वाला एक दिन तो उनको एक्स्ट्रा हो गया कि अगर उन्होंने 10 दिन प्रचार किया तो इनका प्रचार तो 20 दिन हो गया मान लो। सर साहब, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट का तो अनाउंसमेंट से पता चलता था कि अब फलाना हमारे गांव में जलसा करने आ रहा है, लेकिन दिग्विजय का तो पूरे गांव को पता होता कि आज रात को रुके हुए हैं, सुबह वो गौशाला जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, 10 घरों में चाय पी रहे हैं, तो उसका बड़ा एडवांटेज उनको मिला और वो मुख्य मुकाबले में आ गए। उसके बाद में जो वो दूसरे जो प्रत्याशी थे, इनेलो का प्रत्याशी, बीच में वो उनको जो है थोड़ी समस्या समझते के चलते हुई, हालांकि उनके जो भाई हैं उन्होंने इलेक्शन को संभाला, परिवार ने अच्छा, उन्होंने भी इलेक्शन प्रचार उनका अच्छा रहा है,
और इनेलो की टीम हमेशा ही मतलब प्रचार में मामले में इस इलाके में पूरी एक्सपर्ट टीम उनके साथ थी, उनको वो फायदा मिला इनेलो का। लेकिन बावजूद उसके अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पर आकर गए, ओम प्रकाश चौटाला भी वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई राष्ट्रीय नेता की कोई ऐसा बड़ा चेहरा, नामी चेहरा नहीं था जिससे उनको कोई एक्स्ट्रा फायदा होता। जो फायदा कांग्रेस को हुआ या जो जेजेपी को हुआ, चंद्रशेखर का वहाँ पे क्रेज देखा गया, उनका वहाँ पे 2 दिन का उनका जो कार्यक्रम थे उसमें अच्छा जो है लोगों ने क्यों पहली बार उनको देखा, और उनका पूरा देश में अब वो सांसद चुने गए हैं और एक खास वर्ग में उनका अच्छा जो रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये फायदा इन लोगों को नहीं हो पाया। लेकिन जब ये चुनाव हुआ 5 तारीख को, अब 5 तारीख के चुनाव ने तो सारे समीकरण ही उल्ट पुल्ट कर दिए। अब इसमें साम दाम दंड भेद वाला मामला चला, अब वो तो चर्चा है पूरे इलाके के अंदर, इतना जबरदस्त तरीके से हुआ। और इसका एक पहले उदाहरण जो है विगत कुछ समय पूर्व जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी ने इस पे एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग बड़ा सफल रहा था। उस प्रयोग में जो है कांग्रेस पार्टी जेजेपी के बढ़त में आने की वजह से जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव हार गई थी, और कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां मेरे को इस चुनाव में होती हुई लग रही है। जिस प्रकार का उन्होंने प्रयोग डबल शहर में किया था उसी प्रकार का प्रयोग उन्होंने पूरी विधानसभा क्षेत्र में किया है, और अगर वो उनका तीर अगर निशाने पे लग गया तो आप देखोगे कि बहुत हैरानीजनक नतीजे आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज तो बिल्कुल तय है, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस प्रयोग ने डेंट किया है, और कांग्रेस की बिल्कुल जो क्लियर सीट हम शुरुआत में मान रहे थे, बड़े मार्जिन से हम मान रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से जीत दर्ज करने जा रही है, आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस जन भी खुद विश्वास नहीं कर पा रहे कि हमारी जीत हो रही है या कितने वोटों से, वो कोई दावा नहीं कर सकते कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई मगर सर साहब, आपको लगता है कि जो शहर हमारा है, जो 21 वार्ड है, यहाँ पर भी लगभग 38,000 प्लस वोट है, और आप कह रहे हैं कि करीब करीब 25,000 समथिंग 26,000 वोट पोल हो गए, तो आखिरी मेरा सवाल यही है, इसी पे कंक्लूड चाहूंगा, क्या यहीं की जो लीड है वो तय करेगी जीत हार को? शुरुआत में हम यहाँ पर लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी की 7-8-9 हजार की हम मान के चल रहे थे, और वो 7-8 हजार की लीड से कुछ लीड इनको गांव पंजाबी बेल्ट में भी कांग्रेस की हम मान रहे थे। बागड़ी बेल्ट में जरूर जो हम कहते थे कि कुछ बेल्ट के चौटाला गांव के आसपास वहाँ पे कांग्रेस लूज कर रही थी, कुछ गाँव में 1 दर्जन के करीब गाँव में। लेकिन अब क्या हुआ कि जो डेरा फैक्टर चला, उस डेरा फैक्टर से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ कि 1 वोट जो है वो डेरा फैक्टर के चलते इनेलो के पक्ष में शहर में गया, और इनेलो यहाँ पे जो काफी कमजोर थी उसको वहाँ पे ये बूस्ट मिला। और दूसरा जो जेजेपी ने जो डेंट किया है कांग्रेस पार्टी को, वो बहुत बड़े पैमाने पे जैसे नगर परिषद में किया था उसी तरीके का सेम ही पैटर्न यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ रहा है। अब मेरे को जो 8-9 हजार वाली जो लीड मान के चल रहे थे शुरुआत में, वो मेरे को लगता है वो 4 हजार के आसपास ज्यादा से ज्यादा सिमटने वाली है। और ये 4 हजार के आसपास की लीड अगर कांग्रेस पार्टी लेके चलती है तो जो बड़े पंजाबी बेल्ट में और बागड़ी बेल्ट के अंदर भी जो उसमें डेंट काफी कई गांव में लगा है, हमें सूचनाएं मिल रही है, तो वो डेंट कांग्रेस पार्टी को ही लगा है, जेजेपी ने जो किया है। तो वो ये 4 हजार की लीड वहाँ पे कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। वो जो नुकसान अगर वहाँ पे शुरुआत में मान के चल रहे थे इनेलो के साथ अगर मुकाबला है बराबरी का, लेकिन मैं इनेलो को थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ, इनेलो की आवाज ज्यादा होती है, वोट कम होता है। विगत चुनाव में भी ये सब कह रहे थे कि इनेलो जेजेपी या क्या नाम है आदित्य भी क्योंकि ये एक ही संस्कृति है, इनेलो की संस्कृति से रचे बल्ले इनका वो ही एक वोट बैंक है, तो वो ऐसे लग रहा था कि आदित्य जीत रहे हैं, लेकिन 15,000 से वो हार गए थे समीकरणों के मुताबिक हारे वो तो चलो। लेकिन अब भी आदित्य की आवाज ज्यादा लग रही है, उतना मेरे को वोट उनका नहीं लग रहा। लेकिन मूल रूप से जो जेजेपी ने बढ़त प्राप्त की है, अगर जेजेपी का जो टारगेट जो उन्होंने मिशन था उनका, अगर वो सफलतापूर्वक 80-90% हो गया तो ये बड़े हैरानीजनक नतीजे आएंगे, जिसके बारे में कोई भी ये आदमी सच नहीं कर सकता, कोई आदमी सोच नहीं सकता। लेकिन वो नतीजा ना भी आए तो भी कांग्रेस पार्टी की जो आसान जीत थी उसको तो उन्होंने मुश्किल में डाल ही दिया है। इसमें तो 1% भी शक शुबा हम नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी को जो हम जो डेंट सोच रहे थे कि पंजाबी बेल्ट से जो मांगेना खड़े बीजेपी की वो करेंगे या गदराने करेंगे, गदराने तो किया है, लेकिन मांगेना बिल्कुल नहीं कर पाए कांग्रेस का नुकसान। लेकिन जेजेपी ने जो नुकसान किया है उसके नुकसान की भरपाई मेरे को तो बहुत बड़ी मुश्किल लग रही है, बहुत ही मामला मार्जिन पे है। ठीक है, अभी सर हम जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले एलनाबाद का। तो एलनाबाद में भी इस बार सीधे तौर पर
दो ही लोगों के बीच में सबसे कड़ा मुकाबला है। हालांकि वहां पर भाजपा भी अच्छे दमखम के साथ दावा कर रही है, अमित चंद मेहता जी, मगर सीधे तौर पर वहां पर भरत सिंह बेनीवाल और अभय चौटाला के बीच में मुकाबला है। तो वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा की निगाह तो अभय सिंह चौटाला पर भी टिकी हुई है, और आखिर में तो हमने देखा कि भरत सिंह बेनीवाल का वो रोना और उनका झोली फैलाना, ये वाला उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो मुझे लगता है बहुत प्रभावी रहा। देखो, जो ये एलनाबाद हल्का है, यहाँ पे एक तो सीधा मुकाबला है और अभय सिंह लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और दूसरा क्योंकि प्रदेश में एक लहर है कांग्रेस पार्टी की, और दूसरा थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ यहाँ पर है, देखी गई। क्योंकि वो जब लगातार कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो कुछ उनसे नाराजगियाँ या कुछ चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो ये मतदाता है, इसमें यहाँ पे तीन हम इसको सेगमेंट में डाल देते हैं। ठीक है। एलनाबाद शहर हो गया, और आपका पंजाबी बेल्ट हो गई, और और 45 या उसके बाद में एक चौथा थोड़ा मान लेते हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं, एलनाबाद के हल्के, ये ग्रामीण जाट बहुल्य इलाका है। अभी क्या हुआ कि इसमें जितने भी चुनाव में मैं देख रहा हूँ, 6 7 8 चुनाव में देखे, जो पंजाबी बेल्ट है वो हमेशा ही, पहले भागीराम जी एलनाबाद से चुनाव लड़ते थे, 5 बार जीते थे वो, और इंदौरा भी वहाँ पे चुनाव जीते, फिर जब खत्म हो गई तो चौटाला साहब जीते, अभय सिंह जीते। तो जो पंजाबी बेल्ट है, पंजाबी बेल्ट ने कभी इसको समर्थन नहीं दिया पिछले एक विधानसभा उपचुनाव को छोड़कर। हाँ, हमेशा मतलब उनका वो हमेशा ही कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव रहा है। वो तो विगत चुनाव जो हुआ उसमें अभय सिंह चौटाला ने किसानी आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश देश में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देके जब चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि पंजाब हरियाणा का जो किसान है या जो सिख जो थे, उन्होंने किसान आंदोलन को बहुत मजबूती से समर्थन किया था। इसीलिए उन्होंने अपनी परंपरा पूरी को एक साइड में डाल के उन्होंने अभय चौटाला को, पंजाबी बेल्ट के किसानों ने, सिख किसानों ने समर्थन जो है अभय चौटाला को दिया था, और वहां पर उनको लीड मिली थी, और उसी लीड के बलबूते वो चुनाव जीत पाए थे 6 साढ़े 6 हजार से। तो लेकिन अब वो दोबारा परंपरागत रूप से जहाँ जुड़े हुए थे, वो जो बेल्ट है वो वहीं वापस चली गई है, वहीं चलेगी। ठीक है। तो वो वहां पे जो लीड है वो कांग्रेस पार्टी की तय है। और उसके बाद में शहर में मेरे ख्याल में तो कभी अभय सिंह चौटाला या ये जैसे आम ट्रेंड रहा है इंडियन नेशनल लोकदल, ये लीड नहीं ले पाए। कभी उनकी जो हार है वो कम ज्यादा होती रही है। तो शहर में तो उनको हार जो 2 ढाई 3 हजार की हार होती रही है, वैसी परिस्थिति वहां पर है। अब परिस्थिति क्या हुई कि जो भरत सिंह बेनीवाल चुनाव मैदान में आए, उससे पहले जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये देखा गया, पूरे सभी लोग ये कहते थे कि यहाँ पर जो है 5 7 हजार का मामला है, और जो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मीनू बेनीवाल जो है, एक नई एंट्री हुई थी बीजेपी के थ्रू, वो समाज सेवक के रूप में उन्होंने पिछले 3 4 साल से काफी रुपया पानी की तरह बहाया है। और वो उन लोगों को उन्होंने जो जनसभा भी करवाई मुख्यमंत्री की, उस दौरान वो पूरे प्रदेश में सबसे जो है बड़ी जनसभा हम कह सकते थे। तो हमें ऐसे लगा कि बीजेपी को जो इतना बड़ा डेंट यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो वहाँ पर 27 हजार वोटों से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। इससे ये अंदाजा लग गया था कि इस बेल्ट ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। अब जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ तो उस चुनाव में शुरुआत में अभय सिंह चौटाला को मजबूत माना गया, लेकिन क्योंकि अभय सिंह चौटाला पूरे स्टेट में एक स्टार प्रचारक थे अपने इनेलो बसपा गठबंधन के, और वो उनको कम से कम 50 60 70 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनको टाइम निकालना था, तो वो एलनाबाद के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाए। और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर जो भरत सिंह बेनीवाल का पूर्व में एक बार वो विधायक रह चुके हैं गढ़वा हल्का से, और थोड़ा उनका क्रेज पब्लिक में, वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, और लोगों ने लगातार वो चुनाव भी हार चुके हैं, लोगों में उनके प्रति एक सहानुभूति देखी गई। और दूसरा उनका प्रचार का तरीका भी ठेठ आम आदमी की तरह है, तो लोगों में ऐसे देखा गया कि उनको, उसके बाद में अभय सिंह चौटाला को, जो लोगों जिन जिन लोगों के पास वहाँ थी, चाहे मीनू बेनीवाल लगा लो, कोई भी लगा लो आप, तो जो उनके दिमाग में थी कि भाजपा जो है अंदर खाते इनेलो के साथ उनकी टाई अप है, तो उनका लाभ उसको मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे उल्ट हुआ है। बड़े जबरदस्त तरीके से वहाँ पे भितरघात हुई है, और जिसके चलते ऐसे लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला बहुत बुरी तरह इस मुकाबले में फंस गए हैं, और वो चुनाव हार भी सकते हैं। मतलब बहुत टाइट फाइट है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि दूसरा एक वहाँ पे एक उनको कोई ऐसा एडवांटेज जैसे इन लोगों को डबल में मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो वोट वो काटने के लिए जो है वो 2 प्रत्याशी हैं, जेजेपी वोट काट गई और गदराना वोट काट गया, ऐसी परिस्थिति इलाहाबाद में नहीं है।
सीधी सीधी फाइट कोई है, वोट काटू है ही नहीं। वोट काटू जो जिसका लाभ अभय सिंह चौटाला, जो आदित्य को जो बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा बेनिफिट अभय सिंह चौटाला को इलाहाबाद में नहीं मिल रहा। हाँ हाँ। तो ये बड़ा एक इसको एक डिसएडवांटेज है। तो इस हिसाब से ये लगता है कि मुकाबला बहुत ही, मतलब जो लग रहा था कि अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज कर जाएंगे, ऐसी बात मैं नहीं मानता। ठीक है, अभी हम अरानिया की बात कर लेते हैं। वहां से पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में रहे, और उनके ही पोते अर्जुन चौटाला इस बार आईएनएलडी से हैं। और दूसरी बात है, वहां पर कंबोज बहुत बड़ी बरादरी है, तो उनके भी दो चेहरे वहां पर। सर मित्तर एक वरिष्ठ पत्रकार वहां पर कांग्रेस से हैं, दूसरे वहां पर कंबोज साहब हैं भाजपा से। तो वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव मतदान के आखिर 2 दिनों में वहां पर चुनाव का पूरा पिक्चर चेंज हो गया। नहीं, यहाँ शुरुआत के अंदर ही इनेलो जो है वो ये बढ़त पे लग रही थी, हम्म और ये विगत चुनाव से ये इलाका काफी इनेलो का शुरू में अच्छा हो रहा है। और पिछला चुनाव क्योंकि रणजीत सिंह को सहानुभूति हुई कि उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दी, और वो आजाद जब खड़े हुए तो सभी लोगों को कांग्रेस का नेटवर्क उनके साथ आ गया, और दूसरे दलों के लोगों को भी सहानुभूति उनके साथ हुई, तो वो बड़ी आसानी से जीत दर्ज करे। उनके साथ सामने 3-4 कैंडिडेट थे उस वक्त, हम्म तो उनका भी उनको वोटों का बंटवारा जो उनके खिलाफ थे वो बंटवारा हुआ, तो उनका उनको फायदा मिला। अब की बार ये फायदा ऐसे लग रहा था कि ये इनेलो को मिलने जा रहा है। हम्म इनेलो वहाँ पे अच्छी मजबूत स्थिति में शुरुआती दौर में थी, और रणजीत सिंह क्योंकि वो सत्ता में थे 5 साल, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, मंत्रालय उनके पास अच्छा था, तो सभी के काम नहीं हो सकते। तो शुरुआत में तो वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन धीरे 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 जो चुनाव पर उठा, और कांग्रेस पार्टी का एक नया चेहरा जो है वो पत्रकार है, हमारे मित्र हैं, तो वो उनके आने से क्या हुआ कि कांग्रेस का चुनाव वहाँ पे नहीं उठ पाया, हम्म क्योंकि जो परंपरागत कांग्रेस का, वैसे तो वो शुरू पिछले 5 साल पहले ही कांग्रेस का जो मूल जो कार्यकर्ता था वो रणजीत सिंह के साथ लग गया था, सेट हो गया इसलिए था। खुद का संगठन ही नहीं था वहां उनका पर। सेंटर वहाँ पे तैयार, छोटा मोटा जो तैयार भी हुआ था मान लो, तो वो फिर निराश हो गया, हम्म क्योंकि एकदम से ऊपर से जो है प्रत्याशी थोप दिया गया। हम्म तो शुरुआत से ही मतलब जो है कांग्रेस प्रत्याशी तो उनका इलेक्शन उठ नहीं पाया। हम्म लेकिन तब ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की लहर है, तो मुकाबला तो कांग्रेस पार्टी करेगी, हम्म ऐसा लग रहा था। दूसरा उनको बड़ा एक डेंट हुआ कि बीजेपी का प्रत्याशी भी कमोज बरादरी से आगे जिला अध्यक्ष है, वो पुराने कार्यकर्ता हैं हाँ का, जी। मतलब जो है पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उसका भी एक उनको लॉस हुआ। और यहाँ पर आप पार्टी ने भी जिला परिषद चुनाव में अच्छी उपस्थिति दिखाई थी, तो आप प्रत्याशी भी यहाँ पे ठीक ठाक वोट ले जा रहा था, हम्म तो ये भी एक लॉस जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हो रहा था। हम्म लेकिन जो जो चुनाव अपना आया, तो जो जेजेपी के साथ जो है रणजीत सिंह ने टाई अप किया, हम्म तो क्योंकि उनके कुछ मतदाता थे जो पुराने गांव थे रोडी हल्के के, उनमें उनको बेनिफिट जेजेपी को वहाँ पर हुआ दवाली में, और यहाँ उन्होंने भी प्रचार किया, हम्म और उस प्रचार का उनको फायदा हुआ कि उनके साथ चंद्रशेखर राउत के साथ उनका समझौता था, तो वो भी जो है रानी। रानी हल्का में वो जो उनके पक्ष में प्रचार के लिए आए, हम्म तो उनके प्रचार को एक बूस्ट मिला। हम्म लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जो बैंकिंग कमेंसी की चीज होती है, और वो जनता से जुड़े हुए वैसे है, मतलब चौधरी रणजीत सिंह, हम्म और काम भी उन्होंने बहुत किए थे, तो लास्ट में आते आते उनका प्रचार जो है वो काफी अप हुआ, हम्म और यहाँ पर भी मामला जो है काफी लास्ट में आकर उन्होंने कड़ा कर दिया। हम्म और नजदीकी मुकाबले में थोड़ी अपर हैंड में इन लोग की मानता हूँ, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह भी उनसे कोई ज्यादा पीछे नहीं है। जो चुनाव जिस प्रकार हुआ है, मतदान हुआ है जिस प्रकार, उनके अगर हम थोड़ा इसके बारे में जो फीडबैक जो आई है उस पर विचार करें, तो रणजीत सिंह उनसे कोई ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी अपर हैंड जो है यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल को है। ठीक है। अभी सर सिरसा का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर तो मतलब बहुत बड़ा खेला हुआ कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट जांगड़ा साहब को उतारा, बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा, और सीधा तौर पर कांडा को समर्थन भाजपा ने दे दिया। पहले वो भी खेल चला कि कांडा ने कहा कि भाजपा का हमने साथ मांगा नहीं है, बीजेपी ने कहा कि हमने कांडा को दिया नहीं, लेकिन एंड में आकर सब कुछ सामने क्लियर हुआ। लेकिन दूसरा शख्स वहां पर गोकुल सेतिया है। कांग्रेस में एन मौके पर उन्होंने एंट्री की और उनको सीधा टिकट मिला। हालांकि कांग्रेस खेमा भी थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आंकलन कहता है सिरसा सीट का आपका? गोकुल सेतिया पिछली बार 600 के करीब वोट से हार गए थे। हम्म उस वक्त लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि ये इस टाइप का रिजल्ट रहने वाला है, हम्म वहाँ पर लोग उसको इतना बड़ा जो है वो नहीं मान रहे थे। हम्म और लेकिन अब विगत 5 साल में वो सक्रिय रहे हैं, और विगत चुनाव में जो है वो 31 गांव है इसमें, वो 31 ही वार्ड और है। 31 ही वार्ड है। जो 31 गांव पहले जो परिसीमन हुआ उसमें जो दूसरे गांव हुआ करते थे पंजाबी टाइप गांव थे, लेकिन बाद में तो ये परिसीमन में बागड़ी बैग जो दड़बाल के गांव के साथ जोड़ दिए थे। हम्म इनमें हमेशा ही जो है इन लोग का दबदबा रहा है,
और पिछले चुनाव में इनेलो का समर्थन प्राप्त था गोकुल सेतिया को, इसलिए वो बराबरी पर आए थे। अब वो समर्थन होने के चलते 5 साल तक इनेलो के उन कार्यकर्ताओं के साथ गोकुल सेतिया का जुड़ाव हुआ। अब एकाएक जो है परिस्थितियां बदली, जब कांग्रेस का प्रत्याशी बन गए गोकुल सेतिया, तो इनेलो को जो है अपना समर्थन उनसे विड्रॉ करना पड़ा। जैसे वो कांग्रेस में गए तो वो कांग्रेस में गए, और वहाँ पे क्योंकि पता था कि ये बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग तो है ही, तो जो है गोपाल कांडा की तो सेटिंग बीजेपी, उन्होंने अपना कैंडिडेट ही विड्रॉ कर लिया, तो सीधा समर्थन जो है इनेलो को देना पड़ा गोपाल कांडा को। अब उससे क्या है कि थोड़ी इतना एकदम जैसे परिस्थितियां बदली, तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जो जमीनी लोग जुड़े होते हैं, किसी के साथ अटैचमेंट लगातार जिसकी है, उसके लिए एकदम ऐसे पाला बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन हालातों में गोकुल सेतिया को गांवों में कोई बड़ी डेंट नहीं लग पाई इनेलो के जो है हलोपा को समर्थन देने से। मतलब आज की तारीख में गोकुल सेतिया गांव में पूरी तरह मजबूत है। उन्हें एक तो कांग्रेस का वोट बैंक मिल गया, दूसरा कांग्रेस की सरकार आने का उनको संबल मिला, तीसरा जो उनके साथ जो इनेलो का कार्यकर्ता जुड़ा था, उनका एक हिस्सा उनके साथ रह गया, एक हिस्से ने ही जो है वो गोपाल कांडा को के पक्ष में गई, ये बड़ा फायदा उसको मिला। दूसरा, शहर में क्या स्थिति हुई, शहर में जो मामला है, पंजाबी बिरादरी हमेशा ही एकजुट होकर वोट करती है, पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। और इस चुनाव में और उसमें उनकी ताकत का अंदाजा लगा के भी कांग्रेस ने उसको घर से बुलाकर उसको टिकट दिया। टिकट के लिए तो कांग्रेस में कोई बहुत दावेदार थे, यादव के भी दावेदार थे, लेकिन उसको क्यों टिकट दिया, उनको ये समझा गया कि ये आदमी मुकाबला कर सकता है और ये आदमी जीत सकता है, इसलिए जो है वो जो तमाम जो उसके दावेदार थे उनको दरकिनार किया गया। और लोकसभा चुनाव में तो जो है गोकुल सेतिया उनके साथ ही नहीं थे, वो तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे। बावजूद उसके अगर टिकट उसको दिया गया है तो इसका मतलब उनकी कोई सर्वे होगा कांग्रेस का, या उन्होंने समझा होगा। और कुछ लोग जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने उनका शुरुआत में विरोध भी किया, लेकिन उससे कोई ज़्यादा अंतर मेरे ख्याल में उसको नहीं लगा। हाँ, धनबल से जो है वो पिछला चुनाव भी गोपाल कांडा जीते, और अब की बार भी धनबल वहाँ पे चला है, लेकिन बावजूद इसके मेरे को ये लगता है कि जो गोकुल सेतिया है उसकी स्थिति मजबूत है, वो सीट निकाल ले जाएंगे। अभी आखिरी सीट पर आ लेते हैं हम, वो है कालांवाली। और कालांवाली में तो शायद किसी को शंका है ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले उस सीट को बड़ा सेफ जोन में माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, राजेंद्र मास्टर जो देसू जोधा है, कोई उनको सहानुभूति का एज आपको मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि एन वक्त पर आकर उनकी वापसी उनके घर में भाजपा में हो गई थी, तो वहां पर सिर्फ दो लोगों के बीच में मुकाबला। लेकिन चर्चा ये भी है कि आखिर में जो एनएलओ ने या फिर जो भाजपा का जो प्योर वोटर था उसने उनको साथ दिया है। यहाँ पे इन्हें जो बीजेपी ने जो 5 विधानसभा सीटें हैं, अकेली इसी सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा है सही मायने में, बाकी 4 जगह तो उन्होंने चुनाव समझो नहीं लड़ा। और इसमें एक स्थिति और थी कि बीजेपी ने एक नए तरीके से जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो एससी मतदाता है, वो एससी मतदाता का बड़ा झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ हो गया था। तो उन्होंने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था जो उनके रिजर्वेशन के बारे में, तो उस चीज़ का उन्होंने एक लाभ उठा के इसमें एक नया एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो एससी को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, ए और बी में। तो जो वंचित वर्ग है, और वो प्लानिंग की कि इसको 2 फाड़ करेंगे तो उनमें एक हिस्सा उनको मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसी मतों का झुकाव जो है वो अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ सारा रहता, तो किसी भी सूरत में जो है मुकाबले में बीजेपी ने नहीं आना था। और उसके चलते उन्होंने जो वंचित वर्ग के जिसको 10% का उन्होंने दिया आरक्षण 20 में से काट के, तो वो जो वंचित वर्ग के प्रत्याशी ही 17 में से उन्होंने तकरीबन 12 उन्होंने उतारे ताकि उनका लाभ ले सके। उनको ये मालूम था कि ये जो रविंद्र देशोदा है, ये जो है पूर्व में कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, लेकिन उन पे जो है नशा बिकवाने के आरोप लगे, उनको पार्टी से निकाला गया। अब उनको वापस लिया गया, वो वापस लिया गया, उनको इसलिए नहीं लिया गया कि यहाँ पे इन्होंने वो सीट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि वो एक बावरिया जाति के अच्छे स्थापित नेता है प्रदेश भर के, तो उनको बावरिया समाज के वोट पूरे प्रदेश में लेने थे और उन्होंने बावरिया कास्ट को टिकट देनी थी। उसके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है यहाँ पर वापस करवाई, और उसकी उन्होंने जो है बदनामी भी झेली कि आज पहले तो वो नशा बिकवा रहे थे इसलिए निकाला, आप वो दूध के दूल्हे कैसे हो गए। लेकिन क्योंकि बीजेपी का ये फार्मूला था, उसने बावरिया, दानक, वाल्मीकि और आपका ओड, बाजीगर,
ये जो जातियां वंचित वर्ग की थी ऐसी की उन लोगों को ज़्यादा टिकटें पूरे प्रदेश में दी हैं और उनका वोट क्योंकि बावरिया जाति यहाँ पर भी कई और जो है विधानसभाओं में जहाँ पे पार्टी अगर मुकाबले के अंदर है तो वहाँ की वोट प्राप्त करने के लिए कि वो वहाँ से सीट निकाल सके ये टिकट दी गई। बावजूद इसके उन्होंने प्रयास किया मुकाबले में आने का, लेकिन यहाँ पे हालात ऐसे क्योंकि इनेलो ने भी प्रत्याशी जो यहाँ पे उतारा हुआ था और इनेलो का प्रत्याशी यहाँ पे ठीक ठाक वोट ले जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के सामने जो है वो जो उसके विरोध का जो वोट था वो बराबर 2 जगह में बट रहा है, तो इसलिए उसकी जीत में कोई शंका नहीं है। ठीक है। इसकी जीत में कोई लंबी चौड़ी कोई शंका वाली बात नहीं है, क्यों उसकी जो विरोध का वोट है वो अगर वहाँ पे अगर 60,000 वोट अगर ले जा रहा है तो ये दोनों 30-30 32 को 30-28 में या 32 26-34 में खड़े हैं, तो उसके लिए कोई मार्जिन आसानी से वो जीत वो है वो दर्ज करने जा रहे हैं। ठीक है साहब, सिरसा में आपको 5 सीटें हैं, क्या लगता है ये 4-1 होने वाला है या 3-2 होने वाला है इस बार? देखो आप ये मान लो 3-2 का मेरे को लग रहा है। 3-2 लग रहा है, मतलब 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। जा सकती है 3 सीटें, जा ही रही है तो। इलाहाबाद जा रही है, सिरसा जा रही है, कालांवाली जा रही है मान लो, और इन दवाड़ में तो खतरा है, दवाड़ में जीती तो 4-1 हो जाएगा, लेकिन दवाड़ में मेरे को लग रहा है खतरा है। और रानिया के रानिया में 3 नंबर पे है कांग्रेस, इसलिए वो उसको नहीं मान सकते और यहाँ पे पूरी फाइट के अंदर है। आखिरी सवाल है, हरियाणा में जो इतने बड़े एग्जिट पोल आए हैं, चाहे वो आर भारत का हो, मतलब न्यूज़ 18 का हो, आज तक का, भास्कर का, वो कह रहे हैं कि लगभग 55 से 60 सीटें कांग्रेस लेकर जा रही है। आपको क्या लगता है हरियाणा में वाकई एक तरफा सरकार आ रही ये सरकार तो आ रही है, है? 50 सीट तो मेरे दिमाग में बिल्कुल है, आ रही है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो शुरुआत के अंदर जैसा लग रहा था कि जैसे पिछली बार 75 कह रहे थे बीजेपी स्टार्ट हुई थी और 40 पर आगे मान लो, तो इसी प्रकार ये 65-70 की बात कर रहे थे कांग्रेस, 70 पार कर रही थी। 70 पार कर रही थी, वो 70 वाली मैं कहता हूँ 50 वाले मामले में आ रही है, क्योंकि जो समीकरण बने हैं कई सीटों आप एक बात से अंदाजा लगा लो, अभी सोनीपत रोहतक झज्जर में तो अब सबको पता है हुड्डा एक, अगर आप इस प्रदेश में 100 व्यक्तियों से पूछे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो 100 के 100 कहीं कांग्रेस सरकार आएगी तो हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, एक भी नहीं कहेगा हुड्डा नहीं बनेगा। इतना बड़ा किसी के बारे में पहले डिसाइड होना ये पहली बार हो रहा है, नहीं हमेशा संशय होता है। मतलब अब जब भजनलाल जी 65 सीटें लेके गए तो वो कह रहे भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हुड्डा को बना दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा रिस्क कांग्रेस ले पाएगी या ऐसा होगा। जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ मान लो 70-72 सीटें जो है हुड्डा के व्यक्तियों को मिल गई मान लो, और इसका आपको पता ही है कि शैलजा ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया तो फिर उसके बाद में इस प्रकार लिया कि जो अपने समर्थक या कुछ उनके और जो उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए वो गई मतलब। तो अब उसमें इतना बड़ा अब सोनीपत रोहतक झज्जर ये बिल्कुल इसकी विदेश वाली बेल्ट है, लेकिन सोनीपत में तो 3-4 सीटें कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है, और जहाँ पे समीकरण ऐसी है कि जाट मतदाता इसमें देखो कंसोलिडेट हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन जहाँ पर जाट मतदाता इंडिपेंडेंस खड़े हुए हैं या कोई बागी खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी में सेंध लगा रहे हैं जहाँ पर, तो वो सीटें कांग्रेस पार्टी हार रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी का चुनाव शुरुआत में जितना कमजोर लग रहा था, उतना जितनी विरोधता थी, खट्टर सरकार से लोग जितने नाराज थे, बीसी फैक्टर जो है वो इसका बीजेपी का जो उन्होंने चलाया वो चला है। और जो है क्योंकि इसमें एक चीज़ थोड़ी सी आती है कि ये वोटर जो बीसी वोटर है एससी ये वोकल नहीं होता और जाट वोटर थोड़ा वोकल होता है, तो उससे लोगों को ये लग रहा होता है कि ये हम बड़ी थंपिंग मार्जिन हो रहा है, जीत रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे अगर ऐसे, हालांकि ऐसी सीटों पे तो कांग्रेस को फायदा है क्योंकि वहाँ तो इस प्रकार का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि वहाँ ताकतवर कैंडिडेट ऐसे नहीं होते कि वो उसका चुनाव को जो बिगाड़ दे। लेकिन जब जनरल सीट है मान लो, अब जनरल सीट के ऊपर अभी जैसे जाट कंसोलिडेट हुआ, और अब भादरगढ़ सीट में आपको बताता हूँ, अब वहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट है बीजेपी का और वहाँ 3 स्ट्रॉन्ग जाट कैंडिडेट हो गई, तो वो 3 जगह जाट वोट बंट रहा है, बिल्कुल बंट रहा है वो, तो वो उसके चांस हो गए बीजेपी के वहाँ जीतने में। लेकिन ऐसी परिस्थिति अब खरखोदा सीट है, खरखोदा सीट में क्योंकि रिजर्व सीट है और जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ इतनी जबरदस्त इनकमेंसी, और जो पवन खरखोदा वहाँ पे इतने बढ़िया कैंडिडेट, बावजूद इसके वो हारेंगे क्योंकि समीकरण उनके फेवर में नहीं है। वहाँ पे जाट वोटों का बंटवारा, जाट वोट सीधा इसके जा रहे, चाहे कितने नाराज हो, लेकिन वो हुड्डा के लिए उसको जयवीर वाल्मीकि को फिर वोट देंगे। अब वोटों का बंटवारा वहाँ हो नहीं रहा। अगर ये परिस्थिति 7 की बड़ौदा सीट पे मानो
तो बड़ौदा सीट पे जो है वो कपूर सिंह नरवाल खड़े हो गए कांग्रेस पार्टी के। अब वो वोट कितने काटते हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन तो फंसा दिया। लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं उन पे कांग्रेस पार्टी को 17 में से एज है, वो 12-13 सीटें वो जीतेगी। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार महावीर सारंग जी, और जो कि राजनीतिक एक्सपर्ट है, और पांचों सीटों को उन्होंने हर तरीके से, हर तथ्यों के साथ आकलन किया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई फाइनल नहीं है, बल्कि 8 अक्टूबर को आप तेज हरियाणा के प्लेटफॉर्म पर सुबह 7 बजे से लगातार पांचों सीटों का आप लाइव प्रसारण वहां पर देखेंगे। और इसे जुड़ने के लिए फेसबुक पर है तो हमें आप फॉलो कर लें फटाफट, और यूट्यूब पर है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली, सिरसा।